इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी की मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के 7वें भाग में आपका बहुत स्वागत है। इस भाग में हम 5 डिफरेंट मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहली प्रॉब्लम क्या कहती है, point charges 5 nanocoulomb and -2 nanocoulombs are located 204 and -305. Determine the force on 1 nanocoulomb point charge located at 1-3 7. और दूसरा भाग क्या है इसका, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E at 1-3-7। सेम पॉइंट्स पे आपको फोर्स भी निकालना है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E को भी डिटरमाइन करना है। अब फोर्स निकालना है दो चार्जेस के बीच की फोर्स को, तो उसके लिए आपको कूलॉम्ब लॉ का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे ले लिया है Q, जिस पे हमें फोर्स निकालना है। दो चार्जेस जिनके कारण इस पे फोर्स लग रहा है Q1 और Q2, इसको हमने SI सिस्टम में लिख लिया, नैनो कूलॉम्ब में दिया था, इसको हमने कूलॉम्ब में कन्वर्ट कर दिया। फिर हमने, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R²। R इसकी डिस्टेंस होती है और यहाँ वेक्टर के तौर पर हमें निकालना है, इस कारण से हमें यूनिट वेक्टर भी निकालना पड़ेगा। R1 = फाइनल डेस्टिनेशन माइनस इनिशियल डेस्टिनेशन। फाइनल डेस्टिनेशन जहाँ पे आप निकाल रहे हैं वो वाला पॉइंट होता है, ये फाइनल है, और अगर इसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो ये इनिशियल है, इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो ये इनिशियल है। पहले हम R1 निकाल रहे हैं तो इसके रिस्पेक्ट में लेंगे तो क्या होगा, 1 - 2i प्लस -3 -0, देखिए यहाँ -3 है, -0 j ब्रैकेट 7 - 4k। ठीक है, तो क्या आएगा आपका -i -3j प्लस 3k। ठीक है, अगर इसका मॉड लेंगे तो इसका मॉड आता है -1 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अगर सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 19 आ जाएगी। इसी तरह से हमने R2 को निकाला है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल में Q1 की कोऑर्डिनेट माइनस Q के कोऑर्डिनेट्स और यहाँ Q2 के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो क्या आएगा, 4i -3j प्लस 2k। मॉड लिया हमने 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सॉल्व किया तो 29 आ गया। अब कूलॉम्ब्स लॉ के बारे में आपको पता है, दो डिफरेंट चार्जेस किसी एक चार्ज पे फोर्स लगा रहे हैं तो टोटल फोर्स इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से निकाला जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने कॉमन ले लिया, मीडियम डिफाइन नहीं था तो हमने ओपन स्पेस मान लिया। Q1 Q2 अपॉन R1² R कैप, ये यूनिट वेक्टर रहा, यूनिट डायरेक्शनल वेक्टर जिसे कहते हैं। Q + Q अपॉन Q2 R2² R2 कैप। ठीक है, ये चीज़ है। R1 कैप और R2 कैप को निकाल लिया, वेक्टर को उसी के मॉड से डिवाइड कर दिया, तब आपका यूनिट वेक्टर निकल आया। ठीक है, यहाँ यूनिट वेक्टर का प्रयोग हम डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। वैल्यूज़ को हमने पुट किया, ये देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी, 9 × 10⁻⁹। ठीक है, Q1 और Q2 की Q और Q1 की वैल्यू को पुट किया अपॉन जो R1² था उसको पुट किया जो 19 है। यहाँ पे इसकी वैल्यू R1 कैप की वैल्यू को पुट किया, ये वेक्टर R1 है, ये मॉड R1 है। इसी तरीके से माइनस साइन इसलिए लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे -2 कूलॉम्ब दिया हुआ है, जो चार्ज आपका है ये -2 कूलॉम्ब दिया गया है, इस कारण से यहाँ पे नेगेटिव साइन को दिया गया है। ठीक है, -2 2 × 10⁻⁻19 क्रॉस 1 × 10⁻⁻9 अपॉन 29, ये वेक्टर R2, ये मॉड R2। ठीक है, अब क्या किया हमने इसमें, ये जो देख रहे हैं दोनों तरफ 10⁻⁻18 10⁻⁻18, इसको हमने बाहर पुल कर लिया तो क्या होगा, 9 × 10⁻9 × 10⁻18 5 × 100। हमने 100 को दोनों यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस कर लिया, साथ में 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर दिया।
क्योंकि अगर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू डेसिमल में आएगी, बहुत बड़ी डेसिमल वैल्यू आएगी। इस कारण से कैलकुलेशन के लिए हमने दोनों तरफ 10⁻² से मल्टीप्लाई किया और 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, सेम चीज़ हमने दूसरे कंपोनेंट में भी कर दिया। ठीक है, डिवाइड करेंगे 500 को 80.84 को और यहाँ 200 को 156 से डिवाइड करेंगे। ये R1 और R2 वेक्टर को ऐसे लिखा। फर्दर सॉल्व किया आपने इसको, इसकी वैल्यू 6.04 के बराबर होगी, इसकी वैल्यू 1.28 के बराबर होगी। दोनों को सॉल्व किया, तब आपको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ऐसे मिलेगा। ठीक है, ये इसकी वैल्यू रही। ठीक, ये आपका न्यूटन में है चीज़ें। अब क्या E=F/Q होता है, फर्दर सॉल्व किया आपने तो ये इसकी वोल्ट पर मीटर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकला। ठीक है, तो कूलॉम लॉ के ये सारे क्वेश्चंस थोड़ा सा लेंदी होते हैं, मैथमेटिक्स ज़्यादा होती है उसमें, और कैलकुलेशन आपको बहुत संभल के करना होता है। कोई भी एक माइनस या प्लस की मिस्टेक हो गई तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान रखने की आवश्यकता ही है कि साइन की और कैलकुलेशन की एरर ना हो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, आपको डी दिया हुआ है। डी क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है। ठीक है, तो दो कंडीशंस में दिया गया है, r इज लेस देन 2, r इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, और ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया गया है। ठीक, हमें क्या निकालना है, चार्ज डेंसिटी को निकालना है। तो चार्ज डेंसिटी को निकालने के लिए गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड का यूज करते हैं, जो कि डाइवर्जेंस ऑफ D इक्वल टू ρV होता है। तो यहाँ पर डेंसिटी कौन सी रही आपकी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, या फिर कह सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रही। ठीक है, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, डाइवर्जेंस ऑफ D इक्वल टू 1/r² डेल अपॉन डेल r स्क्वायर dr प्लस 1/r sin थीटा डेल अपॉन डेल थीटा sin थीटा d थीटा प्लस 1/r sin थीटा डेल अपॉन डेल फाई r d फाई। ठीक है, अब मैथमेटिकल जो आपका एक्सप्रेशन दिया गया है d का, उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरफ थोड़ा सा नीचे और चलेंगे, यहाँ पे लिखा d इक्वल टू 20r प्लस r²/3r²। तो ये dr का कंपोनेंट है, बाकी कोई कंपोनेंट नहीं है, मीन्स d थीटा और d फाई का कंपोनेंट नहीं है, तो इसको 0 रख लिया। ठीक है, तो ये जो आपका एक्सप्रेशन है टोटल, ये अपने आप 0 हो जाएगा, केवल यहीं पे ही आपको कंप्यूट करना है। ठीक है, तो ये स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है, लाइन ब्रैकेट कहते हैं इसको, इसकी प्रायोरिटी सबसे लीस्ट होती है। ठीक है, तो क्या हुआ है, डाइवर्जेंस ऑफ D इक्वल टू 1/r² डेल अपॉन डेल r² मल्टीप्लाई बाय लाइन ब्रैकेट 20r प्लस r²/3, r² का मल्टीप्लाई किया 1/r² डेल अपॉन डेल r ब्रैकेट 20r³ प्लस r⁴/3। अब डिफरेंशिएशन किया हमने, 1/r² डिफरेंशिएट किया तो 3 बाहर आएगा, 2 यहाँ रहेगा, तो 60r² प्लस 4r³/3। फर्दर हमने कैलकुलेट किया तो क्या हुआ, 60 प्लस 4/3r। तो ρV की वैल्यू क्या आ गई, 60 प्लस 4/3r, r इज लेस देन 2। और ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, इस कारण से यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं होगी, इसकी यूनिट कूलॉम पर मीटर क्यूब होगी। ठीक है, अब देखते हैं r इज ग्रेटर देन 2, तब के लिए क्या वैल्यू है, d इक्वल टू 5/138r r²। इसमें भी आप देख रहे हैं केवल dr का ही कंपोनेंट है, d थीटा और d फाई की वैल्यू 0 है। फर्दर हमने उसी फॉर्मूले में पुट किया 1/r² डेल r² क्रॉस 5/138r। बाकी कंपोनेंट 0 हो रहे थे, इस कारण से हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। ये बिहेव करेगा एज अ कांस्टेंट के तरीके से, न्यूमेरिक वैल्यू है, बाहर खींच लिया 5/138 1/r² डेल अपॉन डेल r³ r³ का अगर करेंगे तो क्या आएगा, 3r² डिफरेंशिएशन से आएगा, और r² इस एक्सप्रेशन में कट जाएगा, तो 15/138 कूलॉम पर मीटर क्यूब इसकी आपकी चार्ज डेंसिटी
होगी। और आप देख सकते हैं चार्ज डेंसिटी इस कंडीशन में बिहेव करेगी एज अ कांस्टेंट, ठीक है, बढ़ता रहेगा लेकिन ये बिहेव करेगा एज अ कांस्टेंट के तरीके से, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, फॉर अ जेट डायरेक्शन करंट ऑफ I एम्पियर फ्लोइंग इन एन इनफाइनाइट लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर वायर वेरीफाई that the magnetic vector potential is written as A equal to minus mu naught upon 4 pi I L log base E, this log base E x square plus y square k, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल दिया गया है और पूछा गया है इसको वेरीफाई करिए कि मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है, ठीक है। वेरीफाई हमें यहाँ पे करना है, तो चलिए कैसे करेंगे उसको। तो उसको करने के लिए ये मैंने थ्योरी पार्ट लिखा गया है। टू वेरीफाई ए इज अ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। किसके लिए निकालेंगे, इस जेट डायरेक्शन में बहती हुई करंट के लिए निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपकी जो करंट है प्लस जेट डायरेक्शन में बह रही है, तो जो राइट हैंड थंब रूल है, ठीक है, उसके कारण इसकी डायरेक्शन फाई की तरफ होगी, ठीक। और हम विद द हेल्प ऑफ एम्पियर लॉ निकालेंगे, ठीक है। वहां से हमें बी निकाल दिया। फिर आपको पता है एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, बी इक्वल टू कर्ल ऑफ ए, ठीक है। अगर दोनों में बी की वैल्यू सेम आ रही है तो इसका मतलब आपका ये मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है, ठीक। चलिए अब देखते हैं कैसे निकाला हमने। पहले हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं ड्यू टू द करंट। तो एम्पियर्स लॉ, सर्किटल लॉ क्या होता है, एम्पियर का देखिएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज कर रहे हैं। दूसरा थोड़ा सा मॉडिफाई वर्जन इसका है, एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन कहते हैं उससे, या लॉ कहते हैं। तो जहाँ पे भी आप इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करें तो लिख लीजिएगा एम्पियर सर्किटल लॉ। तो क्या होगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है। बी लाइन इंटीग्रल डी एल इक्वल टू म्यू आई, बी क्रॉस 2 पाई रो। अब ये कैसे निकला है, आपकी करंट ये जो बह रही है ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, सिलेंड्रिकल वायर। और आपको अगर दिखाना होता है मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से बनती है और ये आपकी डिस्टेंस रो है, ठीक है। रो डिस्टेंस पे आपने मैग्नेटिक फील्ड को निकाला है, ठीक। तो ये क्या होगा आपका एम्पेयरिंग पाथ 2 पाई रो, टोटल एम्पेयरिंग पाथ वो पाथ होता है जिसपे सारे पॉइंट्स पे, ठीक है, इस पे सारे पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एक ही होती है। तो बी क्रॉस 2 पाई रो इक्वल टू म्यू नॉट आई, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन रो। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन रो ए फाई। ये हमने राइट हैंड थंब रूल से इसको निकाला। अब क्या है, आपको पता है बी इक्वल टू कर्ल ऑफ ए होता है, ठीक। वैल्यू को पुट का इसमें होता है कर्ल का जो एक्सप्रेशन होता है। अब देखिए ए इक्वल टू क्या था, माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। ये अगर वेक्टर के तौर पर देखेंगे तो ए जेड का कंपोनेंट है ए एक्स और ए वाई के जो कंपोनेंट है वो 0 है। यहाँ पे ए एक्स और ए वाई का भी कंपोनेंट है, यहाँ पे से के दिया हुआ है, तो ये ए जेड है टोटल, ठीक है। तो हमने वैल्यूज को यहाँ पे पुट किया और फर्दर सॉल्व किया। आई डेल अपॉन डेल वाई माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जे डेल अपॉन डेल एक्स माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये छोटा आई डायरेक्शनल यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस का, ये वाला आई आपका करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। कंफ्यूजन मत पता करिएगा। अब हमने क्या किया, ये कंपोनेंट टोटल और यहाँ पे भी ये कंपोनेंट हमने बाहर पुल कर लिया। डेल अपॉन डेल वाई का डिफरेंशिएशन इसके थ्रू होगा, बाकी ये सारा कंपोनेंट बिहेव करेगा एज अ कांस्टेंट के तरीके से। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। y के रिस्पेक्ट में किया 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो आपका इस तरह बन गया।
2 को हमने बाहर की तरफ पुल कर लिया तो क्या आएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई, नेगेटिव साइन रहेगा, ब्रैकेट एक्स आई प्लस वाई जे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हमें बराबर प्रूफ करने के लिए, जैसे वहां पे आपका सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है और यहाँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा प्लस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, नेगेटिव साइन हम अंदर की तरफ ले गए आई, माइनस एक्स आई प्लस वाई जे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बाहर निकाल दिया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसा क्यों किया है? ये जो पूरा कंपोनेंट है, ठीक है, ये आपका एफ आई को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखिए, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रो के बराबर है, एक्स अपॉन रो जो होता है वो साइन वाई फाई के बराबर होता है, वाई अपॉन रो आपका कॉस फाई के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको अगर रखेंगे तो आपका एफ आई चला आएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन रो। ठीक है, यहाँ से कंपोनेंट ये आ गया। तो आप देख सकते हैं कि दोनों में p की वैल्यू सेम आ रही है, इस कारण से हम ये लिख सकते हैं कि एक आपका मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है। ठीक है, आपका दोनों तरफ से ये वेरीफाई हो गया है। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगली प्रॉब्लम की तरफ। अगली प्रॉब्लम क्या कहती है? A rectangular coil of area 10 centimeter square carrying current of 50 ampere lies on the plane 2x plus 6y minus 3z equal to 7 such that the magnetic moment of the coil is directed away from the origin. ठीक, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो पहला काम, जो कोई भी क्वेश्चन करिए तो पहला काम ये करिए कि जो भी दिया उसको एसआई यूनिट में या कोई एक यूनिट में आप कर लीजिए। हम स्क्वायर हर प्रॉब्लम को कोशिश करते हैं कि एसआई यूनिट में उसे कन्वर्ट करें। अब एरिया निकाल दिया, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर था, जिसको मीटर स्क्वायर में रख लिया, 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर। करंट आपका 50 एम्पियर का दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट है। मैग्नेटिक मोमेंट आपको पता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें इसकी डायरेक्शन भी निकालनी होगी और डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर में होती है। ठीक है, तो पहले तो ये प्लेन से सरफेस लिख लिया, एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 2x प्लस 6y माइनस 3z माइनस 7 इक्वल टू 0, और इसके नॉर्मल लिखेंगे तो 2 नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर नहीं नॉर्मल यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो 2i प्लस 6j माइनस 3k अंडर अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, ये इसका मोड रहा। फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका 2i प्लस 6j माइनस 3k अपॉन 7। अब क्या करना है, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला लिखना है, स्मॉल m इक्वल टू आई ए एन। फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका माइनस 1.43i प्लस 4 माइनस 28j माइनस 2 माइनस 14k 10 की पावर -2 एम्पियर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। चलिए आज के वीडियो की आखिरी प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं। थोड़ी सी ये लंबी प्रॉब्लम है, लेकिन काफ़ी कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर कर देगी। तो इस प्रॉब्लम को देखते हैं। तो इस प्रॉब्लम में एक प्लेन वेव दी गई है जो कि लॉसी नॉन मैग्नेटिक मीडियम में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, ES इक्वल टू 5AX प्लस 12AY e की पावर माइनस गामा जेड। गामा की वैल्यू ये दी हुई है। गामा आपका पता है, आपको सिंबल प्रोपगेशन कांस्टेंट का है। ठीक है, और ये जो कंपोनेंट है, बनाने की जरूरत नहीं, ये जो चीज़ है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक, और ये ES के टर्म में दिया गया है, तो अभी समझाते हैं इसको। तो हमें क्या क्या करना है, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेव, मीन्स E का मैग्नीट्यूड हमें निकालना है Z इक्वल टू 4 मीटर में। फाइंड द लॉस इन dB सफर्ड बाय द वेव इन द इंटरवल 0 से 3 के बीच चलने में कितना इसे लॉस हुआ, इसको निकालना है, और पॉइंटिंग वेक्टर निकालना है। ठीक है, साथ में ये दिया हुआ है Z इक्वल टू 4 में, T दिया हुआ है T/4। ठीक, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी गई है। ठीक है, तो चलते हैं। पहला काम है कि प्रॉब्लम में क्या क्या दिया गया है उसको एक जगह लिख लिया जाए।
तो क्या दिया हुआ है, ES को हमने लिख लिया, उसको उस फॉर्म में गामा की वैल्यू को पुट कर दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो क्या आएगा e की पावर -2z e की पावर -14j 5ax प्लस 2ay, ये डायरेक्शन को शो करता है। ये आपका क्या है, ए ई, ठीक है, डायरेक्शनल वेक्टर है ये। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है, E = RE ES e की पावर j ओमेगा t। RE e की पावर -2j z e की पावर -3.4 z e की पावर j ओमेगा t 5ax प्लस 12ay। ये और ये, इसमें कोई इमेजिनरी का कंपोनेंट नहीं है, तो इस कारण से हमने इसको बाहर की तरफ पुल कर लिया, ये लिख लिया है, प्लस RE e की पावर j ओमेगा t -3.4 z। ठीक है, इसका रियल पार्ट क्या होगा, cos ओमेगा t -3.4 z। ठीक है, तो आपका एक्सप्रेशन क्या आ गया, e की पावर -2z cos ओमेगा t -3.4 z 5ax प्लस 12ay। अब इस इक्वेशन में क्या क्या मालूम चल रहा है इंफॉर्मेशन, वो चीज़ है AE की वैल्यू क्या होगी 5ax प्लस 12ay। ठीक है, प्रोपोगेशन की डायरेक्शन z है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं e की पावर -αz है, इसका मतलब वो z डायरेक्शन की तरफ प्रोपोगेट कर रहा है। यहाँ पे भी आपकी डायरेक्शन मालूम चल रही है जो कि z डायरेक्शन की है, प्लस इंफॉर्मेशन अल्फा और बीटा की मालूम चल रही है, मीन एटेन्यूएशन कांस्टेंट और फेज कांस्टेंट की वैल्यू मालूम चल रही है। ठीक है, अब फर्दर चलते हैं आगे। अब ओमेगा दिया है आपका, टी दिया है, तो ओमेगा टी को निकाला, ओमेगा की वैल्यू आपको पता है 2π/t होती है, यहाँ टी आपका टाइम पीरियड है, क्रॉस t/8। ठीक है, टी की वैल्यू t/8 दी थी, तो ये π/4 आ गया। ठीक है, और हमें ई की वैल्यू किस में निकालनी है, z = 4 मीटर पे। ठीक, तो वैल्यू को पुट किया, देखिए यहाँ पे वैल्यू को पुट किया और यहाँ पे वैल्यू को पुट किया, इसको एज इट इज हमने लिख लिया। मॉड में निकालना ई की एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, डायरेक्शन में नहीं निकालना, ई की एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। तो हमने 1 by 1 पहले इसको पिक किया, ई की पावर -0.8 की वैल्यू 0.45 होती है, 5ax प्लस 4ay का मॉड लेंगे तो इसकी वैल्यू 13 होगी। अब खास चीज़ देखिए, ये cos π/4 -13/6 दिया हुआ है, इसको हमने कैसे सॉल्व किया, cos π/4 है। ठीक है, यहाँ पे पाई लाने के लिए हमें 3.4 से आपको पता है डिवाइड करना पड़ेगा, क्या आएगा cos 0.25 पाई -4.33 पाई। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो क्या है cos 4.08 पाई। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, cos 4 पाई प्लस 0.08 पाई। ठीक है, 4 पाई का क्या मतलब है, आपका एक राउंड जो टोटल होता है 2 पाई का होता है, 4 पाई का राउंड का मतलब है आप जहाँ पे आए वहीं पे हो गए। ठीक है, cos 2 पाई प्लस थीटा की वैल्यू cos थीटा के बराबर होती है, इसी तरीके से cos 4 पाई प्लस थीटा की वैल्यू cos थीटा के बराबर होगी। तो cos 0.08 पाई रखा, पाई को एंगल के कंपोनेंट में रखा। ठीक है, 180 होता है, 2 पाई में 360 होता है, तो 1 पाई में 180 होता है, उसको रखा तो cos 14.4 डिग्री में आ गया और उसकी वैल्यू 0.97 होती है। तो इस तरीके से इस वाले कंपोनेंट को सॉल्व किया हमने। तो ए की वैल्यू हमने पुट की 0.45 क्रॉस 0.97 क्रॉस 30, ये आ गया आपका 5.662 न्यूटन पर कूलॉम। ठीक है, ये प्रॉब्लम हम सादिको की अनसॉल्व प्रॉब्लम है। ठीक है, जो एमएनओ सादिको आपकी किताब चलती है कई सारे इंजीनियरिंग कोर्सेज में एज अ टेक्स्ट बुक चलती है ऑटोमेटिक फील्ड थ्योरी से, हमने उससे ये प्रॉब्लम को पिक किया अनसॉल्व प्रॉब्लम के तौर पे। ठीक है, अब अगला कंपोनेंट क्या था, लॉस इन डीबी ऑफ ईएम वेव। ठीक है, लॉस जो है आपका जो एम्पलीट्यूड में जो भी चेंजेस होता है उनको कैसे निकालते हैं, अल्फा क्रॉस डेल्टा जेड, जो डिस्टेंस आप चले हैं उससे मल्टीप्लाई करके। तो अल्फा की वैल्यू 0.2 क्रॉस 3 दिया था, 3 टोटल चेंज 0 से लेकर 3 तक की बात थी, तो डेल्टा जेड आपको 3 होगा, 0.6 नेपियर
आएगी और एक नेपियर आपका 8.686 डीबी के बराबर होता है। फर्दर सॉल्व करेंगे 5.212 डीबी के बराबर लॉस आएगा। ठीक है, अब आखिरी पार्ट है कि पॉइंटिंग वेक्टर निकालना है और हमें पावर निकालनी है। तो क्या क्या होगा, आपको पता है P इक्वल टू E क्रॉस H होता है और AP इसकी डायरेक्शन है, AP की डायरेक्शन वेग प्रोपोगेशन की डायरेक्शन होती है, इस कारण से ये AZ के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या क्या मालूम है, हमें E पता है, ठीक है, और हमें H को निकालना है। ठीक, H बराबर क्या होगा, E अपॉन नीटा। ठीक है, नीटा आपका इंट्रिंसिक इम्पीडेंस होगा। ठीक है, इंट्रिंसिक इम्पीडेंस आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, मॉड ऑफ नीटा डॉट एंगल ऑफ नीटा। तो उसके निकालने के लिए हमने जो देखिए जो फॉर्मूला होता है नीटा का, पहले उसको देख लेते हैं तब आपको अच्छे से क्लियर कट हो जाएगा। देखिए ये इंट्रिंसिक इम्पीडेंस का फॉर्मूला है, नीटा इक्वल टू मॉड नीटा थीटा नीटा, जो एंगल कॉम्प्लेक्स नंबर है इसलिए एंगल का कंपोनेंट होगा। ठीक है, और ये इसका है चीज, मेनली हमें ये निकालना है। ठीक है, दूसरी चीज एप्सिलॉन आर हमको नहीं पता है। देखिए नॉन मैग्नेटिक मटेरियल दे दिया गया है, म्यू आर की वैल्यू उसमें 1 होगी, लेकिन एप्सिलॉन आर जो कि रिलेटिव परमिटिविटी है वो भी हमको नहीं पता है। तो हमें इन दोनों कंपोनेंट को निकालेंगे तब हमें नीटा की वैल्यू मालूम चलेगी। ठीक है, तो उसके निकालने के लिए हमने क्या किया है, अल्फा अपॉन बीटा किया। ठीक है, आपको पता है अल्फा एक एटेन्यूएशन कांस्टेंट है, बीटा आपका फेज कांस्टेंट है, तो क्या क्या वैल्यू होगी मैथमेटिकली, अल्फा इक्वल टू ओमेगा रूट म्यू एप्सिलॉन अपॉन 2 ब्रैकेट अगेन रूट 1 प्लस सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1। ठीक, ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रहा, ये आपका बीटा का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रहा। म्यू की जो वैल्यू होगी, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक है, और ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, इसमें म्यू आर की वैल्यू आपकी 1 ली जाएगी। अब अल्फा अपॉन बीटा लिया, ठीक है, तो ओमेगा ओमेगा कट गया। ठीक, ठीक है, इसके अंदर का ये कंपोनेंट कट जाएगा। ठीक है, रूट पे है, अब बचता है ये कंपोनेंट और हमने इस टोटल कंपोनेंट को x के बराबर मान लिया। ठीक है, फर्दर रखेंगे तो इस कंपोनेंट को हमने x के बराबर मान लिया, तो क्या आएगा, रूट में x माइनस 1 x प्लस 1, ये 0.2 3.4। ठीक है, फर्दर सॉल्व करेंगे 1/17 आएगा, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर रूट को हटाया तो हमने इसको स्क्वायर किया, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में रखा तो 1/289 इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1। फर्दर सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 1.00694 आएगी। ठीक है, लगभग आपको जहां भी ऐसी प्रॉब्लम्स में आपको 4 या 5 डिजिट तक निकालना चाहिए। ठीक है, अब क्या है, इसमें हमने निकाल लिया है अल्फा की वैल्यू फिर लिखी। फिर क्यों लिखी, क्योंकि हमारा ये वाला कंपोनेंट अभी भी अननोन है। देखिए म्यू आर म्यू नॉट है, ठीक है, ओमेगा पता है आपको, ये चीज़ पता है, तो आपको इसमें एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। देखिए कि कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको जो आपका ओमेगा है उसको इस तरफ लेंगे। ठीक है, अल्फा अपॉन ओमेगा रूट ओमेगा नॉट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 क्रॉस म्यू आर एप्सिलॉन आर क्रॉस x माइनस 1। आपको पता है c बराबर क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इक्वल टू 1 अपॉन रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपका आ गया 1/c रूट में होने पे। ठीक है, 1/c बाहर रख दिया, म्यू आर की वैल्यू 1 है, एप्सिलॉन आर अननोन है, एप्सिलॉन आर x की वैल्यू हमने पुट की, ये देखिए x की वैल्यू है -1। ठीक है, अब एक्सप्रेशन क्या है, अल्फा क्रॉस c अपॉन ओमेगा इक्वल टू रूट एप्सिलॉन आर अपॉन 2 क्रॉस 0.00694। ठीक है, फर्दर सॉल्व किया, अल्फा की वैल्यू पुट की 0.2 क्रॉस 3 क्रॉस 10 की पावर 8 10 की पावर 8, ये कट गया। ठीक है, और यहाँ से 2 कटेगा तो ये चीज़ आ जाएगी रूट में।
तो क्या आएगा 0.6 इक्वल टू स्क्वायर रूट एप्सिलॉन आर 0.00347। फर्दर सॉल्व किया एप्सिलॉन आर के लिए, वैल्यू आपकी एप्सिलॉन आर की 11.52 आ गई। ठीक है, तो आपका मसाला अभी थोड़ा सा तैयार हुआ है। ठीक है, अब उसको हम इंट्रिंसिक इम्पीडेंस में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बताया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, बीटा इक्वल टू मॉड बीटा मॉड बीटा। तो पहले हम इसका मॉड का कंपोनेंट कैलकुलेट करेंगे। तो क्या होता है, बीटा इक्वल टू 1 अपॉन रूट म्यू अपॉन एप्सिलॉन रूट 1 प्लस सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन का स्क्वायर, जो कि x के बराबर है। x की वैल्यू को पुट किया हमने, इसको फिर तोड़ा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट म्यू आर एप्सिलॉन आर। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको पता है 120 पाई या 377 के बराबर होती है। तो उसको हमने यहाँ पे पुट कर लिया, x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर ली, क्रॉस 1 अपॉन 11.54 ये एप्सिलॉन आर की वैल्यू है, ये आपकी म्यू आर की वैल्यू। फर्दर सॉल्व किया 32.5 आ गया। ठीक है, इसकी वैल्यू 32.4 आ गया। अब क्या पता है आपको, tan 2 थीटा नीटा इक्वल टू सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन। ये क्या है आपका, ये रूट x स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है। ये हमने कैसे लिखा है आप देख सकते हैं, हमको पहले ही चलना पड़ेगा। जो ये वाला टोटल कंपोनेंट है ये हमने ले रखा है। अब स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, 1 को उधर ले जाएंगे तो -1 आएगा, अब इसको हटाएंगे तो रूट x स्क्वायर माइनस 1 आएगा। तो हमने इसका इस्तेमाल किया। चलिए हाँ, फर्दर सॉल्व करेंगे, मैथमेटिकल कंप्यूटेशन है। tan 2 थीटा इक्वल टू 0.18, फर्दर सॉल्व करेंगे थीटा इक्वल टू 3.365 डिग्री। ठीक है, नीटा इक्वल टू 32.5 एंगल 33.365 ओम, ये इंट्रिंसिक इम्पीडेंस है, इसलिए यहाँ पे यूनिट ओम लिखी गई है। ठीक है, अब हमने AH की वैल्यू निकालनी है, जो कि आगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगा। तो AH बराबर होगा AB क्रॉस AE। इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को आप थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो क्या होता है इसके बाद, EB की वैल्यू पुट की, AZ क्रॉस 5AX प्लस 12AY। अब हमने इंडिपेंडेंटली इसका मल्टीप्लाई करना है। तो AZ क्रॉस AX क्या होगा, आपका AY होगा, और AZ क्रॉस AY क्या होगा, ये देखिए AZ क्रॉस AX आपका AY होगा, और ये माइनस AX होगा यहाँ पे। ठीक है, माइनस AX होगा। तो H इक्वल टू E अपॉन नीटा AH, E की वैल्यू पूरी पुट कर ली हमने। ठीक है, नीटा की वैल्यू पुट की 32.5 एंगल में 33.365 माइनस 12AX प्लस 5AY। ठीक है, अब हम इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ठीक, और फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -3.692x प्लस 153.8AY e की पावर -2z cos ओमेगा t माइनस 3.4z माइनस 3.365 ब्रैकेट बंद, क्रॉस 10 की पावर -3, और ये डायरेक्शन एम्पियर पर मीटर। ठीक है, ये इसका आ गया। इसको इस तरीके से लिखते हैं आप, मैंने ऑलरेडी थ्योरी पार्ट में कवर कर लिया गया नहीं है, तो EM वेव प्रोपगेशन का वीडियो आप देख सकते हैं, इसी प्लेलिस्ट में दिया है। अब क्या होता है, पावर के बारे में पता है आपको, P इक्वल टू E क्रॉस H होता है। ठीक है, हम ये एक वेक्टर प्रोडक्ट है, हमने फर्दर सॉल्व किया, वैल्यूज को पुट किया। ठीक है, डायरेक्शन इसकी AZ आएगी, ये पता है आपको ऑलरेडी, अगर आप सॉल्व करेंगे तो भी वही AZ आएगी, और इसकी वैल्यू जो सॉल्व किया है तो 5.2 आया। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो E की पावर -0.4z cos ओमेगा t
माइनस 3.4z, कॉस ओमेगा टी माइनस 3.4z माइनस 3.365, ठीक है, एजेड, ठीक। और यहाँ पे z इक्वल टू 4 में निकालना था, सर मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया है और हमें इसकी वैल्यू 0.9702 AZ वॉट पर मीटर मिली है। इसको हमने जैसे इनिशियली सॉल्व किया था उसी तरीके से इसको हमने सॉल्व किया है और वैल्यूज को निकाला है, ठीक है। तो ये था आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का ये 7वां वीडियो, और कुछ दिनों बाद मैं 8वां वीडियो लेके आऊँगा। एक यूनिक्स प्रॉब्लम्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और बीएससी या बीटेक के फिजिक्स के रिलेटेड सब्जेक्ट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।